हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो प्रैक्टिस सेट का न्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको उस वीडियो का आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर BS गुहा, यहाँ पर आप डॉक्टर बना लीजिएगा। देखिए, डॉक्टर BS गुहा के नवीनतम प्रचलित मत के अनुसार भारत के आरंभिक जातियों के विन्यास को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारतीय प्रजातियों का डॉक्टर BS गुहा द्वारा किया गया जो वर्गीकरण है वो वर्तमान में प्रमुख एवं सर्वमान्य माना जाता है। आरंभिक जातियों के विन्यास को डॉक्टर BS गुहा ने 6 वर्गों में बांटा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ग। ये 6 वर्ग कौन से हैं? तो निग्रिटो हैं, जो कठिन शब्द हैं यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। निग्रिटो, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, चौथा अल्पाइन, पांचवा मंगोलियन या मंगलोइड और छठा आर्य। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो देखिए, ऋग्वैदिक आर्य जो है ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक ग्रंथ एवं साहित्य मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था। लेकिन सुसीम जो था ये असफल रहा था। उसके बाद अशोक को भेजा गया और अशोक ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल किया। क्लियर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो जो उत्तर भारत के मंदिर हैं ये मुख्यतः किस शैली में बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, ये बनाए गए हैं नागर शैली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में गुप्त काल में मंदिर निर्माण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो नागर शैली है ये उत्तर भारत के मंदिर, जो लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, उसके बाद बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, ये सभी जो है नागर शैली के मंदिर हैं। वहीं अगर हम द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर जो है यह द्रविड़ शैली में है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चंगेज खां किस देश का निवासी था? तो चंगेज खां जो था ये कहाँ का था? मंगोलिया का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बहमनी का राज्य निरंतर संघर्ष में किस राज्य से व्यस्त रहता था? तो विजयनगर और बहमनी, ठीक है। विजयनगर और बहमनी लगातार एक दूसरे से जो थे ये रायचूर दोआब पर, रायचूर यहाँ मैं लिख देता हूँ, रायचूर दोआब, इस पर नियंत्रण को लेकर के इन दोनों में हमेशा जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो संघर्ष होते रहते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो देखिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता या कोलकाता शहर का संस्थापक कौन था? तो देखिए, इस शहर की स्थापना 1690 में जॉर्ज चर्नाक के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ब्लैक होल एपिसोड, ब्लैक होल की जो त्रासदी थी आपने सुना होगा, किस युद्ध के पहले की घटना थी? तो यह युद्ध था पलासी का युद्ध, पलासी की युद्ध, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पलासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पलासी का युद्ध हुआ कब था जरा आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। किसके बीच हुआ था तो ये भी आप लिख करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए
और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो है यह कब लागू हुई थी बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लॉर्ड मैकाले था इसने जो है अपने प्रस्ताव में उस योजना को बताया है और उसने कहा था कि उसकी यह योजना थी कि ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। और राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1900 माफ करेंगे 1835 हो जाएगा। ठीक है, 1835 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1906 में कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रॉलेट एक्ट पारित हुआ था फ्रेंड्स, इससे पहले जो है घटना चक्र बिहार दरोगा की जो पुस्तक है नई वाली पुस्तक, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को कवर कर लिया है। सभी वीडियोज का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट जो है ये पारित कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसको जो है मार्च 1919 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न ही एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोगों में जो थे वो कौन थे। तो फ्रेंड्स यह यहूदी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये यहूदी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। ठीक है, देखिए मुसलमानों के लिए एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना, सिर्फ राष्ट्र की परिकल्पना पूछा जाए तो ये सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में प्रस्तुत की थी। मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान की परिकल्पना जो है सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने प्रस्तुत की थी। इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 1940 का जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, देखिए ये जनजाति आपको याद रखना है, आदिवासी है, ये अपतानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये कर्नाटक में है और सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या जो है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। किस राज्य में है, कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी, हाथी परियोजना की शुरुआत तो 1992 में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व झारखंड का सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है, साथ साथ इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है, तो ये कहलाता है मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस मृदा का विस्तार है। सर्वाधिक भूमि पर किस मृदा का विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा का, जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि थीन बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है। थीन बांध को और एक नाम से जाना जाता है रंजीत सागर बांध। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है रावी नदी पर है, ध्यान रखेंगे रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के पारादीप एवं कांडला बंदरगाह, पारादीप एवं कांडला पतन या बंदरगाह निम्नलिखित तट पर स्थित है। तो देखिए पारादीप जो है ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, ये है आपका पूर्वी तट पर। कांडला जो है गुजरात में है, ये पश्चिमी तट पर है।
तो क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रामेश्वरम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यह भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है? तो देखिए इसका मूल आधार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन ए और बी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा सी और डी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान रखेंगे यह जो होता है एक 22 सदस्यीय जो है यह एक निकाय है, और इसमें से जो 15 सदस्य होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमपात तब होता है जब, तो देखिए फ्रेंड्स हिमपात या हिमवृष्टि, ठीक है ध्यान रखेंगे, हिमपात या हिमवृष्टि उस समय होती है जब आर्द्रता युक्त वायु का तापमान 0 अर्थात हिमांक से नीचे आ जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वायु का उष्मांक हिमांक से नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है? यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस दिख रहे हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम बात करें तो हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है, और हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण जो धाराओं के अस्थायी क्रम को ये उत्पन्न नहीं कर पाता है, और उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। उसके बाद देखिएगा कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर के गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है यह टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ध्यान रखेंगे एक ही बात है। और देखिए ये ब्राजील से होकर के गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्राजील से होकर के यह गुजरती है। उसके बाद इक्वाडोर, कोलंबिया, क्लियर। उसके बाद अफ्रीका में बात करें तो गैबोन, कांगो गणराज्य, नाइजर, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सूर्य ग्रहण जो है ये होता है तब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है, तो होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या के होती है। ठीक है, अमावस्या के दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो ये वाइजर 1 है, वाइजर 1 है। और फ्रेंड्स देखिए ये जो वाइजर 1 है बृहस्पति के छल्लों की खोज किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा के द्वारा इसे जो है प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? मध्यम मार्गी इनमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें मध्यम मार्गी, तो देखिए इसमें से बाल गंगाधर तिलक नहीं है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये उग्रपंथी नेता थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये नरमपंथी नहीं थे, ये चरमपंथी थे, उग्रपंथी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद अगर हम बात करें तो अरविंद घोष, इनका भी नाम याद रखेंगे। ये जो थे ये उग्रपंथी नेता थे सभी लोग। बाकी सभी जो हैं ये नरमपंथी थे, मॉडरेट थे, मध्यम वर्गीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति। अब देखें यहाँ 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो जीतने वाले व्यक्ति ब्रिटिश संसद में, तो ये प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और 1892 में इन्होंने फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। और एक तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले कौन थे? तो ये WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता है। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें जिसका आधार क्या है, बाह्य आक्रमण है और युद्ध है, सशस्त्र विद्रोह है। इसकी घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य की विधान परिषद, जहाँ विधान परिषद की व्यवस्था है, जिन राज्यों में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य चुने जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए यह कह सकता है, यह अव्यवस्था जानी जाती है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्यवस्था की जाती है, तो ये जानी जाती है शिष्टाचार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बाकी इसमें से आप देख रहे हैं क्रॉसिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर जो है ये दल बदल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? सीधी सी बात है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 40 में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 48 भी पूछा जाता है, तो 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन दिया गया है। आर्टिकल 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, तो ये कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, अब इसके बारे में आप जानते होंगे कि 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद में है, इसमें मैं क्या बताऊंगा, आपका समय बर्बाद होगा। इसीलिए जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहाँ मैं बताऊंगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी आपको पता होगा। तो देखिए भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई? अच्छा प्रश्न है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा, 1892 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। प्रेजेंट में इसके जो है हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। क्लियर है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, उनके भुगतान संतुलन में उनकी लघु असमय अवस्था अवधि के दौरान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जीएनपी जीडीपी के बराबर होता है? ठीक है, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए जीएनपी इक्वल टू क्या होता है? ये होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस ये एम होता है। अब ये एक्स क्या है? तो देखिए एक्स क्या है, तो देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय है, और ये देशवासियों द्वारा देश में अर्जित आय है। अगर बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था में एक्स और एम जो होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं बताइए? ये बराबर होते हैं, तो इस तरह से ये जीरो हो जाएगा, तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी हो जाएगा ना। ये कब? तो बंद अर्थव्यवस्था में, ध्यान रखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों प्रकार के उपक्रम हैं क्या कहलाती हैं? तो सरकारी और निजी दोनों प्रकार के उपक्रम हैं, वह कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये जो है यह बौद्ध मठ है सबसे बड़ा, पोतला पैलेस, जो कि तिब्बत में है, लहासा में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पोतला पैलेस। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पोतला पैलेस, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर द्वारा किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी जोड़ी मेल सही नहीं है? आइए मिलाते हैं। देखिए कलिंग पुरस्कार विज्ञान के लिए दिया जाता है, करेक्ट है। बुकर पुरस्कार साहित्य में। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये धर्म में विकास में, पुलित्जर पुरस्कार जो है
यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी ही तो हो जाएगा, बाकी बोरलॉग कृषि में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मिडनाइट चिल्ड्रंस किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है यह किरण देसाई की पुस्तक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति रॉय की है, और ये द वाइट टाइगर जो है ये अरविंद अडिगा की है। तो राइट आंसर मिला लीजिएगा इसका आप लोग। मिसाइल का जनक किसे कहा गया है? तो मिसाइल का जनक कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम शब्द इसमें से पहचानना है आपको जो डिफरेंट है सबसे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें तो एक्सेल जो है अन्य तीनों से डिफरेंट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद नेट स्कोप, और जो मोजिला है ये नेविगेटिंग प्रोग्राम है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, तो ये एक्सेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि टेबल की पंक्तियों की अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो टेबल की जो पंक्ति होती है उसको पहचानने के लिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका प्राथमिक, ठीक है, प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्राइमरी की होता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो द्रव में पृष्ठ तनाव का जो कारण है ये क्या है? तो अणुओं के मध्य जो है कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग जो नहीं है वो कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए पराश्रव्य तरंग जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है, तो पराश्रव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी चल वस्तु यानी कि गतिशील वस्तु है पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वस्तु जो है क्या होगा? तो यह वस्तु सतत वेग में गतिमान रहेगी, सतत वेग में गतिमान रहेगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सतत वेग से यह चलती रहेगी। उसके बाद देखिए परम ताप वह शून्य बिंदु कौन सा, परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? परम जो ताप है यह -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, परम ताप वह शुरुआती बिंदु है जहां पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है, यह परम शून्य कहलाती है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा परम शून्य, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए ध्रुव चुंबक में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से सीरा, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव सीरा बैटरी से संबंधित है, तो ये सीरा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबा करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरबीन क्या है? तो दूरबीन जो है दूर की वस्तु देखी जाती है इससे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार प्रयोग किया जाता है, तो फ्यूज तार प्रयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। सभी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी हो जाएगा। क्लियर? विद्युत का जो तार जो ये तार होता है आपका, ये फ्यूज का, ये बना किसका होता है? तो फ्रेंड्स ये बना होता है आपका किसका? टीन और शीशे का। यह गलनांक और प्रतिरोध इसका दोनों निम्न होता है, कम होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परिशोधक का प्रयोग खाली स्थान दिया गया है परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो रेक्टिफायर इसको कहा जाएगा अंग्रेजी में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, ठीक है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स करने के लिए क्या हो जाएगा? डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। देखिए साधारण कार्बन स्टील जो है उसमें मुख्यतः होते हैं, तो साधारण कार्बन स्टील में जो है इसमें लोहा और क्रोमियम होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? लोहा और क्रोमियम। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर इसका लोहा और क्रोमियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो उत्तरामेरूर, ध्यान रखेंगे उत्तरामेरूर, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हीरा जो है चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, सभी ऑप्शंस को देख लीजिए ध्यानपूर्वक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जो है यह मिश्र धातु है। तो ब्रॉन्ज जो है यह मिश्र धातु किसका है बताइए? ब्रॉन्ज जो है यह मिश्र धातु है आपका कॉपर और टीन का। ठीक है, कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। उसके बाद बात करें अगर हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि पीतल किसका है? तो पीतल जो है ये कॉपर जिंक का होता है, जर्मन सिल्वर, तांबा निकिल और जिंक का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पारा का एस कौन सा है? तो पारा का एस आपको पता है कि इसका जो निष्कर्षण होता है यह सिनेबार से होता है। किससे? सिनेबार एस से होता है, लेकिन यहाँ पर सिनेबार तो नहीं दिया गया है, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा कैलोमल। कैलोमल भी पारा का एस का है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्वा रेजिया का मिश्रण होता है। तो एक्वा रेजिया में सोना वगैरह को घोला जाता है, जो कीमती चीज़ हैं उनको इसमें घोला जाता है एक्वा रेजिया में। ठीक, एक्वा रेजिया में जो होता है एक भाग होता है HNO3, ठीक है, HNO3, और 3 भाग होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, FSSAI के द्वारा जो है यह किस गैस से पकाने की सलाह दी गई है? तो ये सलाह दी गई है एथिलीन गैस से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये देखिए प्राकृतिक अगर हम बात करें तो ये हार्मोन है पादप, जो कि फलों के पकाने में भी इसका काम होता है, और कृत्रिम रूप से भी जो FSSAI है इसने सलाह दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा आधारित होती है यह किस पर होती है? तो यह होती है तापमान पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम है? इसके क्या परिणाम है बताइए? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस देख लीजिए पहले। हाँ, अब आपको सभी ऑप्शंस दिख रहे हैं। देखिए परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा परमाणु के द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2T। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने हुए हैं? सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वाइडन और स्वान। ठीक है, स्वाइडन और स्वान, तो 2 और 4, यहाँ पर देखिए 2 और 4। अच्छा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। ठीक है, और लेग हीमोग्लोबिन जो है पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो होता है इसमें छोटी आंत जो है आहार नाल का ही भाग होता है। तो ये राइट आंसर आहार नाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो देखिए ये शोषण जो है किस गैस को लेते हैं? तो ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और छोड़ते हैं किसको? तो ऑक्सीजन को। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए शरीर के थर्मोस्टेट तापमान स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर, पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है।
एड्रेनल जो है इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि। उसके बाद देखिएगा कि ऑप्थेल्मिक संबंधित है, तो ऑप्थेल्मिक जो है यह संबंधित है किससे, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा आंख से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लुप्तप्राय प्रजातियों का युग्म इसमें से कौन सा है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा गार्डन लिजार्ड, मैक्सिकन प्राणी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 79 नंबर देखेंगे, 79 नंबर है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह जो संबंधित है यह जीवाश्म से संबंधित है, फॉसिल्स से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि वायु को शुद्ध करता है, तो वायु को पादप ही तो शुद्ध करते हैं, पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मैथिली भाषा बिहार की किस या किन जिलों में बोली जाती है। तो मैथिली जो है यह कहाँ बोली जाती है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इन सब में बोली जाती है। तो देखिए दरभंगा दिया है, मधुबनी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, देखिए, और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम सभी को पढ़ते हैं तो देखिए अंग महाजनपद का प्रथमतः उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में नहीं मिलता है। इसका उल्लेख जो है प्रथमतः अथर्ववेद में मिलता है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद अंग महाजनपद की राजधानी थी, ये कहाँ थी, चंपा थी। कहाँ थी फ्रेंड्स, चंपा थी, ध्यान रखेंगे, कहाँ थी, चंपा थी, इसको ध्यान रखना। और चंपा का जो है प्राचीन नाम मालिनी था, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। कालांतर में बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीत करके मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, ये भी सही है। तो सही क्या है, इसमें से कहा गया कि सत्य कथन आपको चुनना है, तो दूसरा और तीसरा। तो देखिए 2 और 3 कहाँ दिए गए हैं, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्तरी गंगा के मैदान की विशेषता है। तो उत्तरी गंगा मैदान की जो विशेषता है ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर देखिएगा कि भगवान बुद्ध के वैशाली प्रवास के दौरान निम्न में से किस महिला ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था। तो ये थी आम्रपाली। ऑप्शन नंबर है इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, आम्रपाली, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये निर्णय जो है राज्य सरकार का होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस रेलवे जोन की रेल लाइन बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। तो देखिए इसमें से बिहार से होकर के नहीं गुजरती है उत्तर रेलवे का। बाकी देखिए पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इसका गुवाहाटी में है। तो ये कटिहार में भी आता है, कटिहार इसका एरिया पड़ता है। तो ये 3 तो है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाटलिपुत्र पर कुषाणों का अभियान कब हुआ था। तो पाटलिपुत्र पर कुषाणों का जो अभियान है यह प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं रहे थे। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह में जो था आपको याद होगा कि 1917 में हुआ था, और इसमें जो थे महात्मा गांधी के सहयोगी बृज किशोर प्रसाद थे, जनकधारी प्रसाद थे, गोरख प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद थे। उसके बाद बात करें अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, ये धरणीधर भी थे, तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य सिविल सेवा का आयोजन करने वाली संस्था बिहार में कौन सी है। तो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन बिहार राज्य में चलने वाली योजना है। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना है, इसके अंतर्गत महादलित युवकों को निःशुल्क तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद महादलित समुदाय के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क स्कूली पोशाक उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक महादलित परिवार में एक शौचालय के निर्माण में अनुदान सहायता देने हेतु महादलित शौचालय निर्माण योजना चलाई जा रही है, तो सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए 91 से लेकर के मैं आपको बता देता हूँ 95 तक में जो है मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद 92 का देख लीजिएगा, 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 93, 93 का करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। 94 की अगर बात करते हैं तो 94 का करेक्ट आंसर 0.33 हो जाएगा। और 95 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका इसमें से 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में भारतीय रेल ने अपने किस पड़ोसी देश को 10 डीजल रेल इंजन प्रदान किए हैं, तो ये कौन सा है, बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, मंगल ग्रह पर अमेरिका का तीसरा और अंतिम अंतरिक्ष यान जुलाई 2020 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के तहत भेजे गए रोवर यान का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है परसेवरेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देखिएगा कि भारत की उस टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल को क्या नाम दिया गया है जिसका सफल परीक्षण जुलाई 2020 के दौरान उड़ीसा के स्थित जो है परीक्षण स्थल से किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ध्रुवास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुवास्त्र, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बताइए। विश्व मानवता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है 19 अगस्त के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रेल के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना को क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के तहत इन राजधानियों को विकास किस वर्ष तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो बताइए राइट आंसर इसका हो जाएगा 2023 तक, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।